आप प्राइस का बॉटम या टॉप कैच कर ही नहीं सकते। एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, वो उनके माइंड में या साइकोलॉजिकली निगेटिव करने की कोशिश करेगा। अब क्या चल रहा है प्राइस में वो देखो, पहले क्या प्राइस में हुआ था वो देखो, दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, और उस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करो जो हो सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर पाएंगे और किसी फेक ट्रेड में फंसने के चांसेस आपके काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। कैसे पहचानेंगे फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को? कई बार ब्रेकआउट फेक भी हो जाता है और प्राइस नीचे आ जाती है वापस, तो कैसे पहचानेंगे एक अच्छे और सक्सेसफुल ब्रेकआउट को? बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी और आपके जो फेलियर्स होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के सीक्रेट्स को सीख कर सही से अप्लाई करते हो तो 90% से भी ज्यादा लॉसेस आपके ऐसे ही कम हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी विद नितिन में। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, चार्ट पर ये क्यों बनते हैं, कैसे इन्हें ड्रॉ किया जाता है और स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे पहचाना जाता है। मान लो कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर जा रही है और आपको भी पता होगा कि प्राइस सीधा एक लाइन में ऊपर या नीचे तो नहीं जाती, तो कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, राइट। ये अप ट्रेंड था। अब हुआ ये कि यहाँ से जो है प्राइस ने नीचे गिरना शुरू कर दिया एकदम से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ और प्राइस नीचे चली गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरा सवाल आपसे ये है, आपको नहीं लगता कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव सेलर वाला पॉइंट है? क्यों? आप सोचिए ना, यहां से प्राइस में अप ट्रेंड शुरू हुआ था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, उसको सेलिंग करके डाउन ट्रेंड में लेके जाना, कन्वर्ट कर देना, ये तो इतना आसान है नहीं। यहां पे सेलिंग करने के लिए और सेलिंग करके मार्केट को नीचे गिराने के लिए बहुत ज्यादा सेलर का एग्रेशन चाहिए, बहुत एग्रेसिवली सेलिंग होनी चाहिए, तभी तो ये गया होगा ना नीचे। तो ये जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे आपको दिख रहा है कि सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप यहां से एक सीधी लाइन मार्क कर देंगे, यही होगा आपका रेजिस्टेंस दोस्तों। और क्या आती है रेजिस्टेंस पे? सेलिंग। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ये तो आपने बनने के बाद बताया, बनने से पहले क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी आप मार्क करते हो या बनाते हो तो प्राइस का प्रीवियस रेफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे प्राइस ने अगर कुछ काम किया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया होगा, तभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचान पाएंगे। आइदर जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या प्राइस का आसपास में कोई प्रीवियस वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेफरेंस आपके पास नहीं है, उस केस में आप प्राइस का बॉटम या टॉप कैच कर ही नहीं सकते। यहां से जो है प्राइस नीचे गिरी और यहां से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने मार्क करी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस पे क्या आती है? सेलिंग। अब की बार जब भी प्राइस, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहां पे आएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस जो है यहां से नीचे गिरेगी, यहां से नीचे गिरेगी, राइट। तो ये 10 बार भी गिर सकती है गिरने के लिए, और अगर टूटने लग गया, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटता भी है, क्यों टूटता है उसे भी हम लोग डिटेल में कुछ टाइम में सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये टूटने के लिए तो सेकंड अटेम्प्ट में भी टूट सकता है, और ना टूटने के लिए 10 अटेम्प्ट में भी नहीं टूट पाएगा, ये भी हो सकता है, राइट। तो यहां से जो है प्राइस नीचे गिरेगी, लेकिन क्यों गिरेगी यहां से प्राइस? क्यों बहुत ज्यादा चांसेस होता है यहां से प्राइस जो है, चलो ये तो मैं देख रहा हूं पहली बार यहां से प्राइस गिरी, लेकिन वापस यहां पे प्राइस क्यों गिरेगी? तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। आज शाम ऑफिस खत्म होने के बाद आप ऑफिस से घर जा रहे हो, पूरे दिन भर में पानी या बारिश गिरने की वजह से और आने जाने वाली गाड़ियों की वजह से आपका जो हमेशा आने जाने वाला जो भी रास्ता है, उस रास्ते पे एक गड्ढा बन चुका है, और आप गाड़ी चला रहे हो, आपको वो पानी भरने की वजह से वो गड्ढे का पता नहीं चला और आपकी गाड़ी उस गड्ढे पे से जाती है, आप गिर गए, है ना। आप गिर गए, आप उठे, गाड़ी उठाई आपने, अंदर आप घर चले गए। आप मुझे बताइए, आज आप गिरे, उसके लिए रास्ता तो आप बदलेंगे नहीं, आना जाना तो है उसी रास्ते से। जब भी आपका आना जाना उस रास्ते से और खास करके उस पॉइंट से होगा जहां पे आप गिरे थे, आपको क्या लगता है आपको ये चीज याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे मैं यहां पे गिरा था, थोड़ा बच करके संभल करके चलना चाहिए, नहीं तो वापस गिर जाऊंगा। आप गिरे, आपसे पहले आपके बाद में कुछ और लोग भी गिरे होंगे, तो जब भी वो लोग वहां से आना जाना करेंगे, क्या उनको ये चीज याद नहीं रहेगी? क्या ये चीज उनको याद नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो ये जो गड्ढा है ना, ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है आपके लिए। जब जब आप वहां से आना जाना कर रहे हैं, आपको ये जो चीज है याद दिला रहा है कि आप यहां से गिरे थे। वैसे ही जैसे आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस गिरी थी, ये भी एक मार्केट को पड़ा हुआ गड्ढा ही समझ लीजिए। जब जब प्राइस यहां पे आएगी, काफी लोग यहां पे देखेंगे कि अरे प्राइस यहां से गिर चुकी थी, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, वो उनके माइंड में या साइकोलॉजिकली निगेटिव करने की कोशिश करेगा, ये जो पुराना रेफरेंस पॉइंट है। और यहां पे अगर कोई बियरिश कंफर्मेशन मिल जाता है
तो फिर तो यार चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी। और मान लो आपने यहाँ पे नीचे खरीदा है और यहाँ पे जो है आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने खरीदा था, प्राइस ऊपर जाते हुए आपको फायदा हो रहा था। अब आपको भी पता है कि अरे यार यहाँ से तो प्राइस नीचे गिरी थी, राइट? यहां से प्राइस जो है नीचे गिरी थी। अब यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस यहां से वापस और ऊपर कंटिन्यू जाना मतलब जाती रहेगी, और या तो प्राइस यहां से नीचे गिरेगी। आपको भी लग रहा है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ चुका है अभी कि अरे यार प्राइस यहां से गिरी थी पहले, अगर वापस गिरी तो मेरा जो 5,000 का प्रॉफिट है वो तो कम हो जाएगा। और शायद आप ही होंगे पहले, और आप जैसे लोग ही होंगे पहले जो यहाँ पे इसके बारे में सोच करके प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे कि चलो मिल तो रहे 5,000, लेके निकल लेते हैं, गिर गया तो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है पुराना वाला आपका एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ इसीलिए वहां से सेलिंग आ रही है। एक तरीके से आप ये मान लो कि यहाँ पे जो सेलर है ये वापस एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। ये सेलर वाला जोन है, एरिया है। अगर इसमें प्राइस जाएगी तो नीचे तो गिरना ही है, प्राइस को बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आई होप ये जो अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी का एग्जैक्ट अपोजिट होता है सपोर्ट वाली केस में। तो देखो यहाँ से प्राइस नीचे गिरी और यहाँ से बाइंग आई और प्राइस ऊपर चली गई। तो आपको तो ये चीज समझ में आ रही है कि अरे ये वो पॉइंट था या है जहां से जबरदस्त वाली बाइंग आपको देखने को मिली। प्राइस यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर गई है ना। तो यहाँ से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं तो यही लाइन आपकी बन जाएगी सपोर्ट, है ना। ये है आपका सपोर्ट। और जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आती है, हम लोग वो बॉल वाली एग्जाम्पल में तो सीख ही चुके हैं कि प्राइस जैसे ही सपोर्ट पे आती है वहां से बाइंग आती है और जो है प्राइस ऊपर जाती है। तो बाइंग आने के लिए तो 10 बार भी आ सकती है, और टूटने लग गया अगर ये, तो टूटने के लिए 2 या 3 अटेम्प्ट में भी टूट सकता है, वो भी आप सीखेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है। तो यहां से जो है काफी ज्यादा बार या बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी होती है, बाइंग आती है। क्यों आती है? तो ये भी तो एक गड्ढा ही है मार्केट को पड़ा हुआ, ये भी वो गड्ढे की तरह ही काम कर रहा है। यहां से प्राइस ऊपर गई थी अचानक से और वापस से प्राइस अगर वहां पे आती है तो बहुत लोग देखेंगे, आप अकेले थोड़ी ना हो, मार्केट को बहुत लोग देख रहे हैं, वो देखेंगे ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। अरे यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, हो सकता है वापस जाए। तो बहुत लोग नए ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए बाइंग करेंगे और कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाइंग करेंगे। जो सेलर्स है, कहाँ जाएगी प्राइस? ऊपर ही तो जाएगी, और यहाँ पे ये सपोर्ट अपना काम बराबर करेगा। तो यहां तक तो ये आप सीख गए होंगे कि किसी रेजिस्टेंस पे सेलिंग और किसी सपोर्ट पे बाइंग आती है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस जिसके बारे में हम लोग अभी अभी सीख चुके हैं क्यों बना और क्यों यहां से प्राइस नीचे गिरी है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी होता है। क्यों होता है इसे भी एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। चलो मान लो क्यों, कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड में आपको पता होगा जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, पहली वेव आई थी, तो आप बहुत ज्यादा डरे थे या फिर कुछ नहीं डरे या फिर बहुत थोड़ा डरे। मुझे लगता है काफी लोग आप में से ये कहेंगे या बोलेंगे कि सर हम लोग तो बहुत ज्यादा डरे थे। सच में बहुत ज्यादा डरे थे, सब लोग डरे थे। कोविड की दूसरी वेव भी आई। अब दूसरी वेव में आप पहली वेव से बहुत ज्यादा डरे, पहली वेव से थोड़े कम डरे, या कुछ भी नहीं डरे। ज्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि सर हम लोग पहली वेव से थोड़ा कम डरे। तीसरी वेव आई, किसी ने पूछा तक नहीं कोविड क्या है, कोरोना क्या है, तो इतना ज्यादा हम लोग नहीं डरे। यही आपका आंसर होगा कि हम लोग इतना ज्यादा नहीं डरे, या फिर पहली 2 वेव जो आई थी उससे तो काफी कम हम लोग डरे। आज की डेट में अगर कोविड वापस आता है, 4th वेव अगर आ जाती है, मान लो, आप डरोगे? शायद इतना नहीं जितने पहले 3 वेव में आप डरे थे, है ना। नहीं डरोगे आप। इससे समझ में क्या आ रहा है हमें? जब भी लाइफ में कोई भी चीज, प्राइस में भी वही होता है, जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है तो उसका इंपैक्ट, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वही चीज अगर बार बार रिपीट होने लग जाए तो साइकोलॉजी आपको भी पता है, मेंटली हम लोग उस चीज से हैबिचुअल हो जाते हैं, राइट। और वो चीज का इंपैक्ट जो है ना वो कम होता जाता है, उसका असर जो है कम होता जाता है। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ हो रहा है कि यहाँ पे, राइट, जैसे कोविड में आपने किया कि पहली बार आप बहुत ज्यादा डरे थे, यानी स्ट्रेंथ बहुत थी वो डर की, राइट। देन नेक्स्ट टाइम थोड़ी कम, नेक्स्ट टाइम उससे भी थोड़ी कम, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम थोड़ी और कम। और अब तो क्या है, आप डरेंगे भी नहीं डरेंगे अब कोई। तो वैसे ही यहाँ पे है, जब प्राइस पहली बार नीचे गिरी तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है सेलर की बहुत बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे सेलर का इंटरेस्ट और शायद सेलर की क्वांटिटी भी यहाँ पे आपको जो है कम होती दिखेगी, राइट। यहाँ पे जो सेलर थे उससे थोड़े कम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके बाद थोड़े और कम, लेकिन सेलर है अभी भी स्ट्रॉन्ग, बायर के ऊपर ये अभी भी स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं, चलो, राइट। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि हर बार जैसे ही प्राइस उसको टच करी है तो कितनी बार बेचेंगे यार सेलर, कितनी बार यहाँ से प्राइस नीचे गिर गई, और हर बार सेलर वही चीज कितनी बार करता रहेगा,
धीरे धीरे उसका इंटेंशन, वो चीज का इंटरेस्ट तो कम होता जाएगा ना। और यही होता है, धीरे धीरे सेलर का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और एक टाइम आता है जिसमें बायर जो है वो भी कितनी बार हार मानेंगे। यहाँ पे एक बार बायर भी थोड़ा कोशिश और करते, पुश करते हैं, और सेलर भी अभी थोड़े कमजोर हो चुके हैं और इसीलिए यहाँ पे होता है ब्रेकआउट। अब आप ज्यादातर केस में देखेंगे कि ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस सडन फास्ट कोई मूवमेंट कर जाती है और ऊपर चली जाती है। काफी बार आपने देखा होगा। तो वो फास्ट मूवमेंट क्यों आती होगी पता है आपको? आप सोचिए, यहाँ पे जब वापस प्राइस आई होगी तब और भी लोगों ने वापस से तो सेलिंग करी होगी इन चीजों को देख के, इन प्रीवियस पॉइंट्स को, रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए। तो वो सेलर प्लस इनमें से बचे हुए जो भी सेलर होंगे, बचे हुए जितने भी सेलर होंगे जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग की है, तो एक शॉर्ट सेलर को मार्केट नीचे गिरने पे फायदा होता है लेकिन ऊपर जाने पे नुकसान। बेसिक है, पता होगा आपको। अगर नहीं पता तो कमेंट में पूछिए, मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपको ऐसा क्यों होता है। तो सेलर को मार्केट में नीचे गिरने के बाद फायदा होता है और ऊपर जाने के बाद नुकसान। तो अब आप देखिए, यहाँ पे लाखों करोड़ों सेलर है ना? तो सबकी साइकोलॉजी अलग है, सबका पैसा, सबका माइंडसेट, सेटअप, ट्रेड करने का टाइम, सारी चीजें अलग है और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग है। तो अपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मान लो ये रेजिस्टेंस था 100 रुपए पे, तो कोई 101 यानी 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा, कोई 102 पे रखेगा, कोई 103, कोई 104, 105 इस तरह से। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है, एक साथ ये ऑर्डर, इतने सारे ऑर्डर एक साथ हिट होना शुरू हो जाएंगे और इतने सारे ऑर्डर या स्टॉप लॉस हिट होंगे तो प्राइस यहाँ से फास्ट ऊपर चली जाएगी। और अगर ब्रेकआउट होता है, क्या करते हो आप लोग? बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो? बाइंग ही करते होंगे। ज्यादातर नए ट्रेडर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नए ट्रेडर यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको आगे समझने के लिए, अगला पॉइंट समझने के लिए। यहाँ से नए ट्रेडर जो है जबरदस्त एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, पुराने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस कट रहे हैं और इसीलिए काफी बार ये मूवमेंट जो है या यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, फास्ट मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा, बायर लोगों का एग्रेशन तो बहुत बहुत ज्यादा है ये वाले पॉइंट में, ये वाले हिस्से में बहुत ज्यादा वाली इन्होंने एग्रेसिव वाली इन्होंने बाइंग करी है। तो मान लो अगर प्राइस वापस कभी यहां से नीचे आती है, अगर आती है तब मैंने बोला राइट, तो ये जो सपोर्ट है ना, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस पहले गिर रही थी, अब वहां से प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था लेकिन अब ये सपोर्ट बन चुका और यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन क्यों? ये तो आप समझ गए कि ब्रेकआउट हुआ क्यों, राइट। लेकिन मैंने एक पॉइंट पे ध्यान रखने के लिए बोला था कि ब्रेकआउट के टाइम पे वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे एक साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुए और बहुत सारे नए लोगों भी वहां पे एंट्री कर रहे हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो नए मतलब बहुत सारे लोगों ने बाइंग करी है। तो जब प्राइस वापस यहाँ पे आती है, आपको लगता है कि ये लोग इजीली लॉस देंगे और प्राइस को नीचे गिरने देंगे? नहीं, ये लोग इसमें से बहुत लोग एवरेजिंग करेंगे या नई खरीदारी करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कई बार ये प्राइस मूवमेंट जो है ये फास्ट हो जाती है या फिर बहुत लोग सोचते रह जाते हैं कि करे कि नहीं एंट्री, राइट। और ये मूवमेंट उनसे हाथ से, ये जो ट्रेड है, ये जो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से छूट जाती है और प्राइस ऊपर चली जाती है, तो उनके दिल में वो फोमो बैठ जाता है, फोमो आ जाता है कि अरे यार प्राइस तो ऊपर गई, ले लेना चाहिए था। कहां पर? ये वाले जो नीचे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ले लेना चाहिए था। जब प्राइस यहाँ पे चल रही है तब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये अच्छा पॉइंट था, मैंने ले लेना चाहिए था। और कुछ लोगों के हाथ से ये ट्रेड, क्योंकि ये मूवमेंट फास्ट हो जाती है तो जल्दी जल्दी में कुछ लोगों के हाथ से ये ट्रेड छूट गया होगा। उन्होंने प्लान तो किया था कि यहाँ पे खरीदेंगे लेकिन फास्ट मूवमेंट होने की वजह से वो कर नहीं पाए और प्राइस जहां से ऊपर चली गई। तो अभी दोनों के या सबके मन में अभी फोमो है, यार ले लेना चाहिए था, प्राइस तो ऊपर गई। तो जैसे ही प्राइस वापस यहाँ पे आएगी, पुराने वाले प्राइस पे, पुराने वाले लेवल पे, यानी एक तरीके से सस्ते में उनको वो स्टॉक उसी प्राइस पे मिल रहा है, सोचेंगे नहीं बाइंग का? वो लोग सोचेंगे। और यहाँ पे वो लोग जिनके हाथ से यहाँ से ट्रेड छूट गया, सारे यहाँ पे टूट पड़ेंगे, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। हुआ अपना रूल जो है सेकंड प्रूफ। आपको समझ में आ रहा होगा, चार्ट में मैं दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ रही थी लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया और वहां से बाइंग आती है या आई है। इसी के एग्जैक्ट अपोजिट होता है इस वाली केस में। तो यहाँ पे भी आपको भी दिख रहा है कि बार बार टच करने की वजह से, रीटेस्ट होने की वजह से ये जो सपोर्ट है ये कमजोर हो चुका है। यहाँ पे जो है बायर का जो इंटरेस्ट है ये सपोर्ट पे अब थोड़ा कम जरूर हो चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो बहुत ज्यादा चांस है, या मान लो ये ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों हुआ होगा ब्रेकडाउन? आपको भी दिख रहा है कि ये तो पहले ही कमजोर हो चुका है, नीचे रखे हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब बायर के स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी सेलिंग के ऑर्डर होते हैं, प्राइस नीचे जाए तो लॉस, ऊपर जाए तो फायदा। तो नीचे जाने के बाद लॉस में कोई मतलब बैठा तो नहीं रहेगा कि देखते हैं बड़ा लॉस होगा, ये वो रिटेलर करते होंगे, लेकिन ज्यादातर प्रो ट्रेडर, समझदार ट्रेडर या स्मार्ट मनी जिसको भी आप बोलते हो, वो तो नहीं करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर स्टॉप लॉसेस भी रखे होंगे डेफिनेटली। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये सारे एक साथ में ये स्टॉप लॉसेस कटना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से एक और चीज यहाँ पे क्या होगी कि नए लोग, नए सेलर, शॉर्ट सेलर मैं बोल रहा हूँ अभी,
ये मार्केट में टूट पड़ेंगे बेचने के लिए। क्यों? ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, तो मार्केट में ये शॉर्ट सेलिंग के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे सेलिंग के ऑर्डर गिरेंगे एग्रेसिवली, तो प्राइस तो यार नीचे तो जाना बनता है ना, प्राइस तो यहाँ से नीचे ही जाएगी। और अगर कभी राइट ये यहाँ से, ये तो आप समझ में आ गया आपको, अगर कभी प्राइस में यहाँ से बाइंग आती है, जो कि आती भी है कई बार, तो ये रीटेस्ट पे ये जो है पहले सपोर्ट था लेकिन अब नहीं है, अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ से जो है सेलिंग आएगी दोस्तों। क्यों आएगी? वही बात है ना, जिनके हाथ से यहाँ पे जल्दी जल्दी में ट्रेड छूट गया था, या सोच के या ओवर थिंकिंग चक्कर में या कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के चक्कर में वो ट्रेड कर नहीं पाए, जब प्राइस नीचे गई तो उनके दिल में वो फोमो बैठ गया कि यार कर लेना चाहिए था ट्रेड। तो जैसे ही प्राइस वापस से उस जगह पे आएगी तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी मिल रहा है रीटेस्ट वाला, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सस्ते में मिल रही है, मतलब एक तरीके से सस्ते में बोलने से अच्छा रीजनेबल प्राइस पे सेलिंग वो कर रहे हैं। उनको वो पुराने वाले लेवल पे प्राइस पे वो प्राइस मिल रही है, वो तो बेचेंगे। नए लोग जो है ये बेचेंगे, और पुराने वाले जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे सेलिंग करी है इतने आसानी से क्या वो जाने देंगे? नहीं, वो शायद हो सकता है उसमें से बहुत लोग एवरेजिंग करें, और नए लोग जिनके हाथ से यहाँ से ट्रेड छूटा था वो शॉर्ट सेलिंग करेंगे। फ्रेश प्राइस तो जानी है ना नीचे, तो हो गया यहाँ पे भी प्रूफ। इस सपोर्ट पे अब तक बाइंग आ रही थी लेकिन सपोर्ट अब टूट चुका है। सपोर्ट टूटने के बाद बनता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आती है सेलिंग, तो ये आप देख ही सकते हो। आई होप यहाँ तक जो है चीजें आपको बहुत बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं और सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से मार्क किए जाते हैं। क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो सीधी लाइन होती है उस तरीके से मार्क नहीं कर सकते आप, कुछ अलग अलग टाइप के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे यहीं पे पहले थ्योरेटिकली सीख लेते हैं, उसके बाद में चार्ट पे चलते हैं। देखिए कभी कभार प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर जाएगी, है ना, इस तरीके से, तो यहां से आप किस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे? ये वाला, ये वाला? नो, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला नहीं। यहां पे आप जब देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन यहां से एक तीनों पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, एक लाइन जा रही है, तो यार यहां से तो ये तो मतलब ये क्रॉस वाली लाइन है, तिरछी लाइन है एक तरीके से, तो यार ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। इसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस नीचे गिरी है, लेकिन ट्रेंड है अप ट्रेंड, राइट? प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन जैसे ही प्राइस उस लाइन को छूती है, टच करती है, प्राइस नीचे गिरी है, टच करती है, वापस से नीचे गिरती है। तो ये क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस, लेकिन ये क्रॉस वाली लाइन वाला है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये सीधी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो इस लाइन को जनरली मार्केट में बोला जाता है ट्रेंड लाइन। आप यहां पे देख सकते हैं, है ना, ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये लाइन आपको प्राइस का ट्रेंड भी बता रही है, लेकिन है ये एक्चुअली रेजिस्टेंस। इस केस में सपोर्ट की भी ट्रेंड लाइन हो सकती है, जैसे मान लो प्राइस अगर ऊपर जा रही है इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो यहां से जो है आप यहां से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, राइट? और यहां पे आप ट्रेड कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस यहां पे आएगी, यहां पे आप प्राइस एक्शन को देख के बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले बार यही हो चुका है। प्राइस एक्शन होता क्या है? अब जो चल रहा है, अब क्या चल रहा है प्राइस में वो देखो, पहले क्या प्राइस में हुआ था वो देखो, दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, और उस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करो जो हो सकता है। मतलब मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस, चलो इसको प्राइस में, मतलब ये थोड़ा आइडिया भी आपको लग जाएगा। आई होप आपको अभी तक तो काफी सारी चीजें समझ में आई है। देखो यहां से प्राइस नीचे गिरी थी, ठीक है, जब प्राइस वापस यहां पे आएगी, क्या आंख बंद करके आप बेच दोगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट? प्राइस में अब क्या चल रहा है आप देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल तो नहीं बन रही, यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो ये आपका प्रेजेंट हुआ जो आप देखेंगे। आप प्रीवियस पॉइंट को रेफर करने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे पास्ट में क्या हुआ था, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बना था, यहाँ पे कोई कैंडल बनी थी, या यहाँ पे क्या था निगेटिव जिससे मैं समझ पाता कि शायद यहाँ से प्राइस गिरने वाली है, और इन दोनों में क्या लिंक है, कॉमन क्या है। अगर दिख रहा है तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अरे प्राइस तो यहाँ से नीचे ही गिरने वाली है, तो फिर प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी का कंफर्मेशन लेके कर लो ट्रेड बियरिश साइड में। एनीवे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है हम लोग इस ट्रेंड लाइन के जरिए भी मार्क कर सकते हैं, तो ये किसी भी तरीके की हो सकती है, राइट? तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, रेजिस्टेंस वाली भी हो सकती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाली भी हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, मान लो प्राइस यहां से ऊपर गई, ठीक है, राइट, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम शायद ऐसा कुछ यहां से ऊपर गई, तो यहां से क्या बनाएंगे आप? लाइन, ट्रेंड लाइन? नहीं। वैसे ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 टच पॉइंट चाहिए होता है, और एक जोन बनाने के लिए, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए एक ही पॉइंट बहुत हो गया। जैसे फर्स्ट टाइम अगर ये था तो मेरे लिए शायद ये रेजिस्टेंस रहता, शायद ये मेरे लिए रेजिस्टेंस रहता, शायद क्यों है ये रेजिस्टेंस, राइट? लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर यहां तक आई और यहां से थोड़ा सा ऊपर चली गई, तो आप में से काफी सारे लोग इसे ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे ट्रेड किए होंगे या करते होंगे और फंस जाते होंगे। क्यों दोस्तों? सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हो ना आप लोग, कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको आप लक्ष्मण रेखा मान लेते हो कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके प्राइस, इसके छूते ही प्राइस नीचे गिरेगी, या फिर अगर ये लक्ष्मण रेखा सपोर्ट वाली है तो इसको छूते ही या टच करते ही प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
ये लाइन बस एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रही है। इसको आप है ना लक्ष्मण रेखा की तरह नहीं, स्पीड ब्रेकर की तरह देखो। मतलब मान लो 100 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपके सामने 10 मीटर पे बोल रहा हूं, अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको क्या लगता है कि आपकी गाड़ी उससे पहले रुकेगी? नहीं ना, थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा ही होगा। सेम ये भी एक स्पीड ब्रेकर है ना। अगर यहाँ पे आपकी गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी और उसका स्पीड, मतलब बाइंग, और बाइंग का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मान लो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस चल रही है, बाइंग आ रही है, और यहाँ पे प्राइस दिखा देगा आपको वो गाड़ी का स्पीड जो है आपके स्पीड ब्रेकर की थोड़ा सा आगे चला भी जाएगा, है ना, क्योंकि स्पीड बहुत है, बहुत ज्यादा इंटेंसिवली एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे बायर कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे ये ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन कई बार ये ब्रेकआउट नहीं रहेगा, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, इनके आसपास में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वो जो कैंडल्स देखते हो आप, पैटर्न्स देखते हो आप, कोई टेक्निकल्स देखते हो आप, वो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी ये जो चीज है और भी रिफाइन हो जाएगी, निखर के आ जाएगी, एंड देन आपकी जो एक्यूरेसी की जो मैंने कमिटमेंट आपको दी थी शुरुआत में, हाँ डेफिनेटली उस और आप जाओगे, बहुत कम हो जाएंगे आपके लॉसेस अगर आप इसको और रिफाइन करते हो अपने प्राइस सेक्शन या अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। पॉइंट पे आ रहा हूं। तो दोस्तों ये कोई लक्ष्मण रेखा है नहीं, जैसे कि मैं बता चुका हूं। तो अब चलो यहाँ पे तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरी। अब अगली बार किसको रेजिस्टेंस मानेंगे आप? इसको, ये नेक्स्ट वाले को, या ये पहले वाले को? सर दोनों को भी नहीं, दोनों को भी नहीं। यहाँ दोनों लाइनें हटा दो, सीधा यहाँ पे एक जोन है रेक्टेंगल करके, यहाँ से उठा सकते हो आप ये वाला टूल, और पहले वाला ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको स्विंग हाई बोलते हैं, और ये दूसरा स्विंग हाई, इन दोनों में से ये जोन ऐसा जाते हुए आगे खींच लो। अगली बार जैसे ही प्राइस कभी यहाँ पे आएगी तो हो सकता है यहाँ से नीचे गिरे, तब भी आपका अच्छा ट्रेड मिस नहीं होगा, और हो सकता है इसका इस वाले के ऊपर जाए और ये जोन के ऊपर वाले लेवल को छूते हुए नीचे गिरे। तो दोनों ट्रेड में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर पाएंगे, और किसी फेक ट्रेड में फंसने के चांसेस आपके काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और ये जो जोन है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसीलिए मैं इसे बोलता हूं रेजिस्टेंस जोन। लेकिन इसके लिए एक परफेक्ट टर्म या कॉमन टर्म यूज की जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई जोन। क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। अगर ये जोन प्राइस के ऊपर है तो प्राइस के ऊपर तो रेजिस्टेंस होता है, प्राइस के नीचे सपोर्ट, इसीलिए मैं इसको थोड़ा आसान करने के लिए आपके लिए मैं उसको रेजिस्टेंस जोन बोल रहा हूं, और नीचे जो होता है वो होता है सपोर्ट जोन। तो रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस क्या थी वहां पे? सेलिंग, सपोर्ट जोन बाइंग, इतना ही आसान है। तो सप्लाई जोन भी बेसिकली वही है, आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप इस रेजिस्टेंस जोन को सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, सपोर्ट जोन को डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप इसको बोल सकते हैं। आई होप चीजें आपको यहां तक काफी अच्छे से समझ में आ रही हो। तो इस तरीके से आप ये जोन बना सकते हो, राइट। लेकिन जब भी आप मार्केट में काम करते हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, ये इसमें ज्यादा बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे पहचानेंगे फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो मैं बेसिकली सिर्फ 3 पॉइंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर उसके बाद में एक आध दूसरा और ट्रेंड लाइन या जोन वन बन जाता है तो वो अलग बात है, वो भी मैं बताऊंगा, वेट कीजिए। लेकिन 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, जहां अभी प्राइस चल रही है उसके आसपास वाले शार्प स्विंग हाई और स्विंग लो, यानी शार्प यू टर्न, वो ऊपर से नीचे की ओर हो या फिर नीचे से ऊपर की ओर, कोई सा भी हो, लेकिन शार्प यू टर्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो कहां है शार्प यू टर्न? ये रहा। उसके बाद राइट, कौन से हैं अगले शार्प यू टर्न? ये भी दिख रहा है, देखो प्राइस नीचे गिरी थी, यहां से ऊपर चली गई, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो होता है, ये डेफिनेटली होता है ना। उसके बाद शार्प यू टर्न कहां दिख रहा है? ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर प्राइस चल रही है तो इसके नीचे आसपास में कहीं है क्या शार्प यू टर्न? शायद ये है, बिल्कुल है ये देखो, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होता है एक दिन पहले का, यानी प्रीवियस डे का डे हाई और डे लो। तो हाई तो ऑलरेडी ये शार्प यू टर्न में ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूं, यहां से ये दिन शुरू हुआ था, ये बना आपका हाई, लो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है राउंड फिगर लेवल के आसपास में बनने वाले लेवल। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि डॉट या एग्जैक्ट राउंड फिगर लेवल को मान के चलते सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसा नहीं होता। राउंड फिगर लेवल देखो, राउंड फिगर लेवल के आसपास में जहां पर प्राइस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लग रहा हो, फील हो रहा हो कि हाँ ये प्राइस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे आपकी केस में मैं देख रहा हूं 82,086 का, 82,086 का मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट देख पा रहा हूँ, सॉरी एक लेवल में देख पा रहा हूँ जो अभी के केस में रेजिस्टेंस बनेगी, राइट। लेकिन बहुत लोग सिर्फ 82,000 वाली जो लेवल है उसी को एक ओरिजेंटल लाइन मार करके रेजिस्टेंस मानेंगे। मत करिए ऐसा, ये पूरा जोन ही बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए
इसको अभी रिफाइन करेंगे हम लोग, इसको अभी रिफाइन करेंगे। जो 3 चीजें मैंने बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए। शार्प यू टर्न्स, उसके बाद में प्रीवियस वर्किंग डे का डे हाई डे लो, और उसके बाद में राउंड फिगर लेवल के आसपास में बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 82,000 के आसपास में, राइट, 82,000 का यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट। रिफाइन करेंगे। एक है 83,000, तो मैं अभी लाइन 83,000 के आसपास में बना जरूर रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग रिफाइन करेंगे। वेट कीजिए थोड़ा सा, कैसे करेंगे चलो अब देखते हैं। अब देखो ये जो लाइन है ये दोनों इतने आसपास में बन गई, तो यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि लाइन से ज्यादा अच्छा यहाँ पे एक जोन ही बन जाएगा यार? तो जोन ही बना दो ना, जरूरत नहीं है ना इसकी। इसको भी हटा दो, ये दोनों को हटा दो। चलो इसको हटाते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोन बना दो, ये बॉक्स बना दो। मतलब इसमें आप फंसोगे नहीं। यहाँ से मान लो कल को अगर ब्रेकआउट हुआ, अगर हुआ यहाँ से ब्रेकआउट, तो आप इसको ब्रेकआउट समझ के ट्रेड करने जाएंगे। अगर ये जोन नहीं रहा मान लो, तो उस टाइम पे आप इसको ट्रेड करने जाएंगे, और हो सकता है प्राइस इसी जोन का जो बॉटम है उसको टच करके ऊपर चली जाए। आप तो फंस गए, आपका तो चला गया स्टॉप लॉस, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जोन ज्यादा बेहतर काम करेगा, और इस तरीके से आप इसको मार्क भी कर सकते हो। तो ये दोनों लाइनों का अभी काम है नहीं, तो इसको हटा दो। फिर ये देखो हो गया। अब चलते थोड़ा 83,000 के आसपास में, ये लेवल के आसपास में। इसमें आप देख रहे हो कि 82,056 या 55 के आसपास में, 56 या 55 के आसपास में एक लेवल है। लेकिन आप देखेंगे नीचे कि अरे पास में राउंड फिगर लेवल भी तो है 82। तो एक काम कर लो ना, ये लाइन भी हटा दो, ये लाइन भी हटा दो। तो ये जो है 82,055 के आसपास का, इसको यहां से खींचते हुए 82,000 भी उसमें कवर कर लो। दैट्स इट, हो गया आपका काम। ये देखो, वेट, परफेक्ट, हो गया। तो इसको भी जोन बना लो, इसमें भी आपके फंसने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। और अगर बिगिनर हो ना, तो लाइन से ज्यादा जोन पे आप ध्यान रखो। जितने ज्यादा जोन पे आप काम करोगे उतना ज्यादा आप सेफ हो जाओगे। आपके फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले जो सीन होते हैं, वो जो गड़बड़ियां होती है आपकी, वो कम हो जाएंगी। इसीलिए इस वाले पॉइंट को मुझे लगता है कि आपने फॉलो करना चाहिए, राइट। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है 83,000 की लेवल हम लोगों ने मार्क तो करी है, लेकिन वेट, यहाँ पे भी एक जोन बन सकता है, राइट। वो ऐसे है कि ये वाला टॉप भी हम लोग कवर करेंगे, और यहाँ वाली काफी सारी चीजें जो कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए ये वाला यहाँ का वाला बॉटम, और ये वाला यहाँ वाला टॉप, आगे ये दोनों चीजें खत्म। यहाँ पे भी हो गया आपका 83,000 की लेवल ऑलमोस्ट आ गई। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वेट, इसको थोड़ा सा फिर रिफाइन करना पड़ेगा। देखिए अभी ये जोन थोड़ा सा बड़ा जरूर बन जाएगा, लेकिन फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना। तो आपको ट्रैप वाले चांसेस भी आपके अगर कम करने हैं, तो फिर ठीक है यार, सही है, ये कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो लगती नहीं है। यहाँ पे खींच दो इसको भी आगे, ये हो गया आपका अगला रेजिस्टेंस। और आगे तो है ही ये डे हाई के आसपास में, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है शायद, यहाँ पे ठीक है इतना, ये लाइन, यहाँ पे लाइन ठीक है, तो लाइन ही रहने देते हैं। लेकिन वेट, कभी कभार कुछ ऐसा होगा, राइट, कुछ ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी कि अरे यार ये जो गैप है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, काउंट करेंगे, तो अप्रोक्स ये गैप 800 पॉइंट के भी ऊपर का है। देखो वेट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना, 820 पॉइंट के आसपास का ये गैप है। तो अभी तो चलो मार्केट में वो ईरान और इजराइल का जो वॉर वाला जो सिनेरियो अभी बन रहा है मार्केट में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा निगेटिविटी है, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो रखा है या निगेटिव हो रखा है, तो इसीलिए इतनी बड़ी मूवमेंट प्राइस आराम से कर पा रहा है। लेकिन एक नॉर्मल डे में इतना बड़ा प्राइस ऊपर या नीचे जाता है सीधी डायरेक्शन में, जाता है क्या? नहीं। तो इसीलिए आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा कि ये गैप जो है ये बहुत ज्यादा है, तो इस गैप के बीच में भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो वो आपने मार्क करना चाहिए। अगर मिलता है तो वो बिल्कुल मार्क करना चाहिए अपने वो 3 पॉइंट के अलावा। वो हो सकता है कोई जोन हो सकता है कोई ट्रेंड लाइन हो सकता है कोई प्राइस एक्शन से ही मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन से एक इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ रही है, वो है ये वाली लेवल। क्यों? सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो ये लेवल ने क्या करा, रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पे वही लेवल टूटने के बाद क्या बन गई, सपोर्ट। वो तो हम लोग सीख ही चुके हैं। आई होप यहाँ पे आपको जो है चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो देखिए कितना सही से यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये है आपकी लेवल नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए। आपको ये शायद लग रहा होगा कि अरे सर आपने भी तो बहुत ज्यादा लाइनें वाइनें बना दी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नेचुरली यहाँ पे बन रही है तो बन रही है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसपास में है, यहाँ पे शायद है। अच्छा, यहाँ पे प्लानिंग कैसे करेंगे? तो अगर आपको इसके बीच में कहीं पे प्राइस मिलता है, ये वाले छोटे एरिया के बीच में, तो आपको भी पता है अपॉर्चुनिटी छोटी है, तो स्कैल्पिंग कर लो अगर कर सकते हो। नहीं, अच्छा ट्रेड चाहते हो तो फिर बचो, मत करो यहाँ पे ट्रेड। अगर अच्छा ट्रेड चाहते हो तो यहाँ पे एक ठीक ठाक टारगेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा, शायद यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा, और क्या चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, और यहाँ पे है ना काफी सारा टारगेट है। तो जहां आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है कि कम है, तो वहां पे तो या तो बचो या तो फिर स्कैल्प करो, और जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे रखो ना पेशेंस। अगर बन रहा है प्राइस एक्शन, दे रही है आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर कंफर्मेशन, तो करो काम। बहुत बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको चीजें आपकी फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी। तो आपके ट्रेड के प्लानिंग में भी ये चीजें आपको मदद करेंगी। तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने मार्क करना होता है। लेकिन वेट, ये तो हम लोगों ने एक ही चार्ट देखा, कुछ और चार्ट को भी देख लेते सो दैट आपको समझ में आएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि सपोर्ट पे जो जो हम लोग चीजें अभी तक सीखे हैं कि सपोर्ट पे ज्यादातर बाइंग आती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है, सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट। तो ऐसी कुछ चीजें मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है 4 बार ऑलमोस्ट। इस चार्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि जितना ज्यादा बार प्राइस सपोर्ट लेती है उतना वो कमजोर होती जाती है। तो अगेन ये टूट गया, नेक्स्ट डे टूटा, लेकिन टूटने के बाद इसी सपोर्ट को प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया एंड देन प्राइस नीचे गिर गई। उसके बाद ये अगेन एक अलग चार्ट है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्राइस ने काफी बार ऊपर भी रेजिस्टेंस और नीचे भी सपोर्ट लिया हुआ है, और ऊपर रेजिस्टेंस भी और नीचे सपोर्ट भी दोनों वीक ऑलरेडी हो चुके थे। जैसे कि आप समझ पाएंगे कि काफी ज्यादा बार प्राइस ने यहाँ पे उन लेवल्स को टच किया हुआ है। तो जितनी बार रिटेस्ट करता है उतना वो कमजोर। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट जब भी होता है तो आपको भी पता है ज्यादातर केस में बहुत बड़ी मूवमेंट आती है, लेकिन कई बार ब्रेकआउट फेक भी हो जाता है और प्राइस नीचे आ जाती है वापस। तो कैसे पहचानेंगे एक अच्छे और सक्सेसफुल ब्रेकआउट को? कहाँ एंट्री करनी है, कितना टारगेट लेना और कितना स्टॉप लॉस, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है? अगर ये चीजें आप सीखना चाहते हो तो कमेंट में बस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा एंड देन अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी है ये, जो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपकी कमेंट्स आती है तो, राइट। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लेवल कभी पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ये बाद में क्या बन गई, सपोर्ट, एंड देन यहाँ से आप प्राइस को ऊपर गया हुआ देख ही सकते हैं। सो अब कुछ चीजें आप ही बैक टेस्ट करके देखिए, फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिए, चीजें काम बहुत अच्छे से करती है। कुछ इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो अभी हम लोगों ने बैक टेस्टिंग में काफी सारी चीजें देखी, सीखी। आपको इन्हें कुछ दिन तक फॉरवर्ड टेस्ट करना है, और अगर आपको प्राइस एक्शन या जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स, टूल्स वगैरह का नॉलेज अगर है अच्छा, या ठीक ठाक नॉलेज अगर है, तो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के नॉलेज के साथ में, इन स्किल के साथ में आप अगर उसे इंटीग्रेट करके काम करते हो, मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, और आपके जो फेलियर्स होता है वो बहुत कम हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और लर्निंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।